अभी तक मैंने जो बातें की उसमें मैं सतत रूप से कह रहा था कि इस काल में परंपराओं को बदलने में, बदलती हुई परंपराओं को लाने में कुछ लोगों का बहुत अहम योगदान रहा। ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई हैं जिसका मैंने जिक्र किया, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा, उसके बाद वाणिज्य और व्यापार इटली के क्षेत्र में, उसके बाद कलाकारों का सम्मान आदि आदि, ये सब तो अपनी जगह उचित है, अपनी जगह सही है। लेकिन वो कौन लोग थे जो इस प्रगति के प्रतिरूप हैं? वे कौन लोग थे जिन्होंने कला में इतने पारंगत हुए, साहित्य में जिन्होंने इतना लिखा, विचारों में, मानवतावादी विचारों में जो इतने आधुनिक निकले? ऐसे कुछ लोगों के योगदान के बारे में जिक्र करना ज़रूरी है। और इसमें से एक दो नाम तो पूर्व में लिए जा चुके हैं, जैसे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो आदि आदि। लेकिन फिर भी संक्षिप्त में 6-7 ऐसे प्रसिद्ध पेट्रार्क का नाम भी पहले लिया गया है, फिर भी हम इनके बारे में थोड़ा सा और संक्षिप्त में जान लें। पुनर्जागरण कालीन महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनकी कृतियाँ। तो जो अगला बिंदु है हमारा वह है पुनर्जागरण कालीन महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनकी कृतियाँ, जिसमें सबसे पहला नाम जिसे शुरू में भी बार बार कहा गया वह लियोनार्दो दा विंची, जो 15वीं शताब्दी में हुए, इटली के थे और बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार, चित्रकार, संगीतज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक। इनकी प्रमुख कृतियों में एक का जिक्र मैं कर चुका हूँ, द लास्ट सपर। लास्ट सपर के बारे में मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा अलग से अध्ययन करें और इस पेंटिंग की महत्ता को जानने की कोशिश करें। इससे आप क्रिश्चियन धर्म के जो संस्थापक, जिन्हें हम कह सकते हैं ईसा मसीह, उनके अंतिम वर्षों के बारे में भी आप बहुत रोचक बातें जानेंगे। दूसरी पेंटिंग जो लियोनार्दो दा विंची की प्रसिद्ध है वह है मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग, निश्चित रूप से आपने ये पेंटिंग देखी होगी। इस पेंटिंग की खासियत है कि जो दर्शक है वो ये नहीं समझ पाता कि मोनालिसा जो इस पेंटिंग में दिखाई गई महिला का नाम है, लड़की का नाम है, वह मुस्कुरा रही है या उसके भाव किस तरह के हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाता। अगला जो व्यक्ति है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है वह रफल। वह भी 15वीं-16वीं शताब्दी का है, इटली का प्रसिद्ध चित्रकार। इसके द्वारा जो बनाया गया सबसे प्रसिद्ध जो शिल्प है, प्रमुख चित्र है, वह है सिस्टाइन मेटोना। ये सिस्टाइन मतलब चर्च होता है, सिस्टाइन मेटोना। ये जो रफल थे ये स्वयं में एक बहुत बड़े वास्तुकार भी थे और एक बहुत प्रसिद्ध कवि भी थे। आपको याद होगा उस समय कुछ क्षण पहले मैंने आपको बताया था कि मानवतावादी विचारधारा के काल में ये आवश्यक था कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा विषयों में पारंगत रहता था। तो आप देख सकते हैं लियोनार्दो दा विंची के बारे में मैंने बात की, रफाल के बारे में बात की, ये लोग कई विषयों में महारथी थे। ऐसे ही आने वाले और व्यक्तियों के बारे में चर्चा करूंगा, ये लोग भी सब वैसे ही थे। उदाहरण के लिए माइकल एंजेलो भी 15वीं शताब्दी का व्यक्ति, इटली के फ्लोरेंस का आदमी, प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार। माइकल एंजेलो प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार। इसकी सबसे प्रमुख कृति जिसके बारे में मैंने कहा है वह है वेटिकन के सिस्टाइन गिरजाघर के दीवारों पर चित्र बनाना। उसके बाद द लास्ट जजमेंट यानी अंतिम निर्णय, ये उसकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। और फ्लोरेंस में जो बहुत बड़ी, देखिए, डेविड की मूर्ति बनी हुई है, ये इस मूर्ति को बनाने का श्रेय भी
माइकल एंजेलो को जाता है। डेविड के बारे में भी आप थोड़ा अलग से अध्ययन करें और जानें, ये बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं से सब जुड़े हुए हैं। उसके बाद द फॉल ऑफ मैन, ये एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, फॉल ऑफ मैन। और फिर अगला व्यक्ति जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है वह है दांते। दांते की द डिवाइन कॉमेडी। दांते की द डिवाइन कॉमेडी फ्लोरेंस का निवासी और सबसे प्रसिद्ध कृति है द डिवाइन कॉमेडी। और रचना में इसका है मोनार्किया। मोनार्किया अर्थात राजतंत्र की रचना, मोनार्किया। डिवाइन कॉमेडी महाकाव्य है, याद रखेंगे, डिवाइन कॉमेडी महाकाव्य है। ये एक बहुत अमर साहित्य की श्रेणी में आता है, डिवाइन कॉमेडी बाय दांते। इस पर आपको विशेष इस नाम को आपको याद रखना होगा। अगला नाम जिसे अंग्रेजी भाषा का हम पितामह कह सकते हैं, महानतम साहित्यकार, और इसके काल की जो अंग्रेजी है, जो अंग्रेजी भाषा है, वह इसी के नाम से जानी जाती है। उसका नाम है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ये 13वीं शताब्दी का व्यक्ति है। देखेंगे विलियम शेक्सपियर 13वीं शताब्दी, 1265 से 1321। विलियम शेक्सपियर विश्व के महानतम साहित्यकार और इंग्लैंड का निवासी। अभी तक हमने इटली के निवासियों के बारे में बात की, अब यहाँ पर हम इंग्लैंड में आते हैं। वहाँ भी रेनेसां का असर हुआ था और आधुनिकीकरण में इंग्लैंड का भी बहुत अहम स्थान रहा है। तो विलियम शेक्सपियर बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, शेक्सपियरन इंग्लिश कहलाती है। उनके काल की जो अंग्रेजी थी वो उनके नाम से जानी जाती थी। इन्होंने जो साहित्य लेखन का कार्य किया वो लगभग 25 साल किया, 1588 से लेकर 1612 के काल में। 1588 से लेकर 1612 का काल, यानी जब शेक्सपियर अमर ग्रंथों की रचना कर रहे थे इंग्लैंड में और यूरोप को आधुनिकीकरण की दिशा में मोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे थे अपने तरीके से, उस समय भारत में अकबर का काल था और फिर औरंगजेब का काल आया। ये थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जब यूरोप एक दिशा में बढ़ रहा था तो हम कहाँ थे, भारत की क्या स्थिति थी। भारत में अकबर का शासन था उस काल में। शेक्सपियर की रचनाएं अमर हैं और शायद अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर से बड़ा नाटककार नहीं हुआ है। विश्व के महानतम साहित्यकार, रोमियो जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, लव्स लेबर्स लॉस्ट, द जेंटलमैन ऑफ वेरोनी, जूलियस सीजर, मैकबेथ, हेमलेट, इनकी महानतम कृति हेमलेट मानी जाती है जो आखिरी में मैंने बताई। इनकी रचनाएं देखिए, महान ग्रंथ हैं और शेक्सपियर के बारे में जितना अध्ययन किया जाए उतना ही वो महसूस होगा कि हम बहुत कम जानते हैं। शेक्सपियर के बाद अगले जो व्यक्ति हैं, याद रखेंगे शेक्सपियर इंग्लैंड के थे। अभी तक बताए गए व्यक्तियों में एकमात्र व्यक्ति जो इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं शेक्सपियर। अब आते हैं हम सर्वेंटीज पे। सर्वेंटीज स्पेन के हैं, सर्वेंटीज स्पेन के हैं। ये प्रसिद्ध लेखक थे और इनकी एक पुस्तक अमर हो चली है, वह है डॉन क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सॉट, जिसमें उन्होंने मध्यकाल के जो सामंती परंपराएं थीं उसको लेकर बड़ा तीखा व्यंग किया है। सामंती विचारों का, सामंती जीवन शैली का, उसको लेकर उन्होंने बहुत कटाक्ष किया है डॉन क्विक्सॉट। और क्विक्सॉट से एक अंग्रेजी में शब्द आया है क्विक्सॉटिक। बड़ा अजीब व्यक्ति है। ही इज़ वेरी क्विक्सॉटिक, ही इज़ वेरी क्विक्सॉटिक। और डॉन मतलब एक व्यक्ति, मिस्टर, जैसे अंग्रेजी में मिस्टर कहते हैं ऐसे स्पेनिश भाषा में डॉन बने, सो मिस्टर क्विक्सॉट, उसी से बना क्विक्सॉटिक। सो सर्वेंटीज की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोग जरूर पढ़ें। इसके संक्षिप्त उपन्यास
उपलब्ध हैं, इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अगला जो व्यक्ति है वह डेसिडेरियस इरास्मस, ERASMUS, डेसिडेरियस इरास्मस, इंग्लैंड का व्यक्ति, शेक्सपियर के बाद दूसरा व्यक्ति जो इंग्लैंड से है। सर्वांतीस स्पेन से हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है प्रेज ऑफ फॉली। इस पुस्तक में उन्होंने जो तत्कालीन जो धर्माधिकारी लोग थे, पादरी लोग थे, इनका बहुत मजाक उड़ाया है और इनके समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उस पर बहुत कठोर चोट पहुंचाई है। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध कृति है प्रेज ऑफ फॉली और मुख्य रूप से जाने जाते हैं धर्म पर, तत्कालीन धार्मिक जीवन पर तीव्र कटाक्ष। इरास्मस को बहुत प्रबुद्ध विद्वान लेकिन डरपोक विद्वान कहा जाता है। डरपोक याद रखेंगे, इरास्मस डरपोक लेकिन प्रबुद्ध। अगला नाम पेट्रार्क, जिसका जिक्र पूर्व में 2-3 बार हो चुका है। इटली के फ्लोरेंस से, मानवतावाद का जनक, पितामह और महान कवि, साहित्यकार, कानून शास्त्री। इनकी प्रमुख कृति है सोनेट, सबसे प्रमुख कृति इनकी है सोनेट, पेट्रार्क। उसके बाद थॉमस मूर, THOMAS, याद रखेंगे, इसे थॉमस मूर नहीं कहते, THOMAS का उच्चारण होता है टॉमस मूर। ये भी 15वीं शताब्दी में, और ये हमारे इन महान कलाकारों, चित्रकारों, संगीतकारों या साहित्यकारों में तीसरा व्यक्ति जो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था। हमने शेक्सपियर को पढ़ा, उसके बाद शेक्सपियर के बाद हमने इरास्मस को पढ़ा और अब थॉमस मूर। ये थॉमस मूर इंग्लैंड में हुए। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ होता है इमेजिनरी लैंड। ये पुस्तक लैटिन में लिखी गई और इसका अर्थ होता है इमेजिनरी लैंड, एक कल्पनाशील दुनिया, कल्पनाशील जगह, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ आदर्श है जो संभव नहीं है। सब कुछ उचित होना, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ होना, ये संभव नहीं है। उन्होंने ऐसी दुनिया की कल्पना करते हुए इस पुस्तक को लिखा है लैटिन भाषा में और उसका नाम है यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ, जैसा मैंने बताया, कल्पित लोक, और तत्कालीन युग के समाज एवं सरकार पर बहुत हास्यपूर्ण रचना है। उस समय के समाज और सरकार पर बहुत ही एक कॉमिकल तरीके से उन्होंने लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और फिर उसके बाद उन्होंने अन्य किताबें भी लिखी हैं। ये भी बहुत मानवतावादी विचारों के थे और इसके साथ ही एक अत्यधिक विद्वान व्यक्ति थे, थॉमस मूर। यूटोपिया। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप परंपराएं बदलती हैं, जिसे हम बदलती हुई परंपराएं के तहत जानने की कोशिश कर रहे हैं। पुनर्जागरण क्यों हुआ, उसके उदय के क्या कारण थे, इसको भी हमने समझा। और ये एक बहुत अहम प्रश्न है इस अध्याय का कि पुनर्जागरण क्या है, उससे आप क्या समझते हैं और उसके क्या कारण थे। इस पूरी चर्चा के दौरान, अध्ययन के दौरान, सामंतवाद का जिक्र बारंबार आया। सामंतवादी प्रथा क्या थी, इस पर भी प्रकाश पड़ा। इसका एक पहलू जो अछूता रहा है अभी तक और जिस पर अब थोड़ा सा आपको जानना है, वो ये है कि इस सामंतवादी प्रथा के कारण किसानों की स्थिति भी बड़ी शोचनीय हो गई थी। यानी किसान वर्ग जो तीसरा वर्ग था, आपने पहले सुना होगा, जिसका मैंने जिक्र किया था कि सामंतवादी युग में 3 तरह के वर्ग थे। एक में धार्मिक लोगों की का आधिपत्य था या बहुलता थी, धार्मिक। दूसरा अभिजात वर्ग जिसे कहते हैं, जिसमें सामंत लोग। और तीसरा वे निर्धन कृषक, मजदूर तो खैर उस समय बहुत कम थे। कृषक वर्ग निम्न श्रेणी में आता था। इनकी हालत बहुत पतली हो चली थी।
क्योंकि सामंती प्रथा में सामंत लोगों के पास पूरा अधिकार था कि जितना टैक्स लेना हो लेते जाओ, और वो टैक्स पूरा का पूरा उनके पास रहता था। राजा को कितना देना है कितना नहीं देना है, एक तरीके से ऐसे कई सामंत खुद ही निर्णय लेते थे और एक तरीके से स्वतंत्र रूप से शासन भी करते थे। तो कृषकों की हालत बहुत पतली हुई। तो इस काल में हम देखते हैं बहुत तरह के कृषकों के विद्रोह। सामंतवादी व्यवस्था में वैसे ही बहुत से दोष थे। इंग्लैंड में इंसिडेंटली ये बताना ज़रूरी है कि द वॉर्स ऑफ रोजेस एक हुआ था इंग्लैंड में इस काल में, जिसे हिंदी में कहते हैं गुलाब के फूलों का युद्ध, जो 30 वर्ष तक चला। वॉर्स ऑफ रोजेस, गुलाब का युद्ध, गुलाब के फूलों का युद्ध 30 इयर्स तक चला। और जब हेनरी सेवेंथ जब सत्ता में आया, यानी 1485 से 1509, 1485 से 1509, यानी अकबर के पहले। अकबर 1558 में सत्ता में आए और ये 1485 में आए, यानी लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा के पहले। वहाँ पर हेनरी जब आए तो उन्होंने पहली बार सामंतों की सत्ता को एक तरीके से कुचलना शुरू किया, सामंतों की ताकत को उन्होंने घटाना शुरू किया और वास्तविक शासन अपने हाथ में लेने की कोशिश की। ऐसा करते हुए उसने सुनिश्चित किया कि जनता का सीधा संपर्क राजा से हो, और ये एक तरीके से पुनर्जागरण का कारण बनता है। राजा की तो अलग सेना तो थी नहीं, सामंतों की सेना पर निर्भर करते थे, और यही सामंत एक तरीके से अपना छोटा छोटा राज्य बना के रखते थे। तो हेनरी सप्तम को श्रेय जाता है कि उसने एक तरीके से पुरानी सामंती राज व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, सार्थक प्रयास किया और सफल हुआ। उसने तो समझ लिया था कि सामंत अपने को बहुत शक्तिशाली मानते हैं, वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं भी, और उनकी महत्ता क्या है। इसलिए उसने उनका दमन किया, उनको समाप्त करने की कोशिश की, और राजा प्रजा के बीच का जो संबंध होना चाहिए उसे पुनर्स्थापित किया। यहीं से सामंतवाद की समाप्ति होती है, और यहीं से हम कह सकते हैं आधुनिक युग का प्रारंभ। पुनर्जागरण का दूसरा कारण, अन्य कारण जो हमने पढ़े हैं उसमें एक कारण और था कि कुस्तुनतुनिया का पतन जो होता है, पूर्वी यूरोपीय साम्राज्य जिसे बाइजेंटाइन भी कहते हैं, बाइजेंटाइन पर सेल्जुक तुर्कों का कब्जा, वो भी पुनर्जागरण का कारण बनता है। क्योंकि उसके बाद जो उथल पुथल मचती है, 1453 के बाद जो राजनीतिक उथल पुथल मचती है, सेल्जुक तुर्कों के आने के बाद, ऑटोमन एम्पायर की स्थापना के साथ जो भारी परिवर्तन आता है नक्शों में, और वहाँ की जो बुद्धिजीवी जनता, वहाँ के चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार जो भागते हैं इटली की ओर, पलायन करते हैं, वह आधुनिक युग के उदय का या पुनर्जागरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है। इसी के साथ ही यूनानी और रोमन संस्कृति में रुचि पैदा होती है, और उस रुचि के परिणाम स्वरूप उन सभ्यताओं का अध्ययन होता है और उन्हें पुनर्स्थापित करने का प्रयास होता है। यह पुनर्जागरण का एक अन्य कारण बन जाता है। इटली के नगरों के पुनर्स्थान के बारे में मैंने जो आपको बताया कि जो नगर थे वे राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्र तो थे नहीं प्रारंभ में। मध्यकाल के समय में कोई भी एकीकृत सरकार भी नहीं थी, क्योंकि सब सामंती विचारधारा के थे, सब बटे हुए थे। और वैसे तो कहने को पोप की जो सत्ता थी, पोप का जो शासन था, वो बेशक सार्वभौम तो था, बेशक उसकी सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन यूरोपीय राजनीति में उसका कोई स्थान नहीं था। तो सामंती संबंधों के कारण वहाँ पे कुछ ऊहापोह चली, लातीनी चर्च एकीकृत हुआ
और उसके बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में जो धीरे धीरे बदलाव आए वे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और इटली के नगरों का पुनरुत्थान होता है। इटली जो स्वयं में एक बहुत कमज़ोर देश था, कमज़ोर इसलिए क्योंकि एकीकृत नहीं था, सामंतों के बीच में था, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था और इसके इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में ये जो एकीकृत नहीं थे इसका फ़ायदा मिला। सामान्यतः हम कहते हैं कि एकीकृत हो, यूनिफाइड हो तो उसका फ़ायदा होता है, पर यहाँ पर इटली जो टुकड़ों में बटा था सामंती व्यवस्था के कारण, इटली जो टुकड़ों में बटा था पोप के कमज़ोर नियंत्रण के कारण, इटली जो टुकड़ों में बटा था धार्मिक मतभेदों के कारण, इसका ये बटा होना ही एक तरीके से नगरों के पुनरुत्थान, इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान का कारण बनता है। देखिए, मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूँ इतावली। हिंदी में जब प्रश्न आता है तो इटली की सभ्यता और इतावली सभ्यता दोनों एक ही है। इस बात को आप ख्याल रखेंगे कि इतावली मतलब इटली का, तो इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में बहुत सहायता मिलती है। इसका जो छोटा छोटा जो होना था इटली का, छोटा छोटा जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बटा हुआ था, एक तरीके से पुनर्जागरण में ये फ़ायदेमंद साबित हुआ। बाइजेंटाइन साम्राज्य और उसके साथ ही इस्लामी देशों के बीच जो व्यापार, यानी पूर्वी यूरोप, बाइजेंटाइन यानी पूर्वी रोमन एम्पायर, पूर्वी रोमन एम्पायर, पश्चिमी रोमन एम्पायर नहीं, पूर्वी रोमन एम्पायर और इस्लामी देशों के बीच जो व्यापार बढ़ रहा था, उस बढ़ते हुए व्यापार का असर हम इटली में देखते हैं और इटली में परिणाम स्वरूप नए नए नगर आते हैं। इसमें इन नगरों की बहुत अहम भूमिका रही। इन नए नगर के आने की बहुत अहम भूमिका पुनर्निर्माण में रही, बहुत अहम भूमिका पुनर्जागरण में रही। अब ये जो अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में नहीं देख रहे थे, ये नगर अब अपने को क्या मान रहे थे, एक सिटी स्टेट, अपने को एक नगर राज्य के रूप में देख रहे थे, और बल्कि इस पूरे क्षेत्र को नगर राज्यों का समूह, और इन नगरों में फ्लोरेंस, वेनिस, ये गणराज्य थे, रिपब्लिक थे। इन दो रिपब्लिक्स के अलावा, गणराज्य के अलावा जो कुछ अन्य क्षेत्र थे, वहाँ पर राजकुमारों का शासन था, राजकुमार उसे चलाते थे। सबसे जो जीवंत शहर था वो वेनिस, जिनीवा, और इस दृष्टि से यहाँ पर चूँकि ये जीवंत थे, यहाँ पे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक बातों का बोलबाला उस हद तक काफ़ी कम हो गया था। ये राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं रहे, बल्कि कौन शक्तिशाली थे, मैंने इसका जिक्र किया है पूर्व में, व्यापारी और वाणिज्य से जुड़े हुए लोग जो सक्रिय रूप से भाग लेते थे। ये अपने को उस नगर का सक्षम नागरिक मानते थे। नागरिकता की भावना इनमें पनपने लगी थी, एक नगर के व्यक्ति होने के नाते। यहाँ तक कि इन नगरों का संबंध जब तक तानाशाहों के साथ रहा, तब तक यहाँ के लोग अपने को नागरिक कहने में स्वीकार नहीं करते, लेकिन अब ये अपने को नागरिक कहने में इन्हें गर्व होने लगा। ये बताता है कि इटली में नगरों के पुनरुत्थान में किन किन बातों का अहम योगदान रहा। विश्वविद्यालय की बात यदि करें, क्योंकि हम पुनरुत्थान के उदय के कारणों पे जा रहे हैं, तो विश्वविद्यालय की बात पुनः होती है और इटली उसका केंद्र बनता है। सबसे पहले विश्वविद्यालय पाडुआ में होता है, विधि से शुरुआत होती है। कुछ अन्य शहर व्यापार और वाणिज्य से जुड़ते हैं और लिखने, पढ़ने, व्याख्यान करने, समझौते तैयार करने, इस काम के लिए ज़रूरी होता है कि कानून की जानकारी हो, और इस प्रकार कानून का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। विधि विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। कानून के अध्ययन में बदलाव आता है और
कानून को अब रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगता है। पेट्रार्क के बारे में वैसे ही आपको बताया है कि विश्वविद्यालय से पेट्रार्क का संबंध कैसे है, क्योंकि मानवतावादी विचार का उसे जनक कहते हैं। मानवतावादी शब्द का उपयोग भी 15वीं शताब्दी में ही हम पहले देखते हैं, और लातिन शब्द प्लूमेनिटास से इसका संबंध है, जो लातिन शब्द है प्लूमेनिटिज्म, जिसे कई सदी तक रोम के वकील एवं निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। किसने? सिसरो ने। रोम के प्रसिद्ध वकील और निबंधकार सिसरो ने इसे संस्कृति के लिए उपयोग किया था, लेकिन बाद में इसका उपयोग मानवतावादी व्यक्ति को वाद विवाद के रूप से विकसित करता है। इस प्रकार के जागृतिपूर्ण विचार विश्वविद्यालय में आते हैं, विश्वविद्यालयों में लोगों का ध्यान खींचते हैं। फिर फ्लोरेंस विश्वविद्यालय की स्थापना, और बाद में फ्लोरेंस की प्रसिद्धियों में दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है, जिसमें एक दांते और दूसरा जिस व्यक्ति का नाम अभी मैंने नहीं लिया है वह है जियोटो, GIOTTO। जियोटो ने तो बड़े शानदार चित्र बनाए हैं, लाइव चित्र बनाए, वो बेजान नहीं दिखते थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जियोटो और दांते, इनकी कलाकारी, इनकी साहित्य, इनका कौशल विश्वविद्यालय स्तर पर होने वाले शिक्षा के चरम विकास की पराकाष्ठा को बताता है। अरबियों के योगदान का जिक्र तो बारंबार हुआ है, और मूल रूप से इनका योगदान अनुवाद के क्षेत्र में है। इनके द्वारा किए गए अरस्तु और प्लेटो के ग्रंथों का अनुवाद सामान्य जन तक पहुंचता है, जो नए नए विचारों को प्रेरणा देता है। उसके बाद दूसरे तरह के जो अनुवाद होते हैं वे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और अरबी में प्लेटो और अरिस्टोटल के अनुवाद के बाद यूनानी विद्वानों द्वारा अरब एवं फारसी विद्वानों की कृति बहुत अहम भूमिका निभाती है। टॉलेमी एक नाम आता है सामने, टॉलेमी, इसका अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, पी से शुरू होती है, यद्यपि पी साइलेंट है। इसने एक खगोल शास्त्र पे ग्रंथ लिखा, और ये जो ग्रंथ है ये यूनानी भाषा में लिखा गया था टॉलेमी के द्वारा। इसका अरबी में अनुवाद हुआ। अरबी के बाद इसमें जो जानकारियाँ दी गई ये यूनान और अरबी दर्शन के संबंधों को समझाता है। यूनान और अरबी संबंधों को का इसमें जिक्र है। अगले जो व्यक्ति थे स्पेन के अरबी दार्शनिक, जिनका नाम इब्न रश्द है। इन्होंने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच के तनाव को सुलझाने की चेष्टा की है, और ईसाई पद्धति को अपनाया है अपने विचारों को सामने रखने के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरबियों का योगदान, विश्वविद्यालयों का योगदान, विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम, आयुर्वेद, कानून, धर्मशास्त्र, इनका भारी दबदबा रहा। वास्तुकला का जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, और वास्तुकला में जो रोमन साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार हुआ, ये शब्द आप ख्याल रखें, रोमन साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार। रोमन साम्राज्यकालीन शैली से तात्पर्य है 5वीं सदी के पूर्व की रोमन सभ्यता, और अब वास्तव में ये एक तरीके से शास्त्रीय शैली बन गई। वास्तुविद इसी काल में हम देखते हैं, जिन्हें हम आर्किटेक्ट कहते हैं, और इन्होंने भव्य भवन बनाए, उससे वे प्रेरित हुए, और उसके लिए आर्किटेक्ट का पद या वास्तुविदों का पद तैयार किया गया। चित्रकार उसके लिए अलग से लिए गए। वास्तुविदों, चित्रकारों और उसके अलावा मूर्तिकार, इन लोगों के सामंजस्य से जिस तरीके के भवनों का निर्माण हुआ, ये अपने स्वयं में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है
पुनर्जागरण में। इस काल में कुछ जो चित्रशिल्पकार आए, उन्होंने लेप चित्र बनाए, नई नई मूर्तियां बनाई और दीवालों में जो चित्र उकेरे वे वैज्ञानिक दृष्टि से और सौम्यता की दृष्टि से बहुत अहम मायने रखते हैं। इस काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, जैसा माइकल एंजेलो की बात हुई है। माइकल एंजेलो ने जिस तरीके की मूर्तियों का निर्माण किया वह अपने तय भव्य थी। डेविड की मूर्ति का जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। रोम के कैथेड्रल में जो गुंबद की रूपरेखा बनाई गई है वो आधुनिक समय में भी बड़ी अद्भुत मानी जाती है। एक व्यक्ति और थे, ब्रूनेश ली। इसने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का तो प्रतिरूप तैयार किया और उसे पेश किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि कलाकार की पहचान उनके नामों से होने लगी, ना कि उसके गिल्ड से, ना कि उसकी श्रेणी से। यानी लियोनार्डो दा विंसी, अब लियोनार्डो दा विंसी के रूप में उसे दुनिया जानने लगी, लोग जानने लगे, बजाय इसके कि लियोनार्डो दा विंसी किस श्रेणी या किस वर्ग से जुड़ा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस काल में हम देखते हैं और इसका श्रेय ब्रूने लेशी को विशेष रूप से जाता है, जो 14वीं-15वीं शताब्दी के काल का एक प्रसिद्ध गुंबद का प्रतिरूप तैयार करने वाला व्यक्ति माना जाता है।